नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपीएससी इंसेट संतोष गावंडे में। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय इनके जो पीवाईक्यू है उनको एनालिसिस करने वाले हैं, जहाँ पर हम चुनाव आयोग, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन, और भी अन्य जो निकाय है, वित्त आयोग वगैरह हो गया, उनके बारे में जितने पीवाईक्यू आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से मतलब 2025 में क्वेश्चन नहीं आया था, सीधा 2024 के क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए। देखिए, आयोग तो उस तरीके से 4 गठित किए गए, लेकिन परिसीमन आयोग होता क्या है इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, जो परिसीमन आयोग होता है यह हर एक 10 साल की जनगणना के बाद उचित तरीके से संसद में सभी को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए कुछ जो क्षेत्र है, क्षेत्रों को इसमें बांट देता है। किसमें बांट देता है? चुनाव क्षेत्रों में। इसको चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करता है। मतलब चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण जो है वह परिसीमन आयोग करता है। तो देखिए, 4 अभी तक ऐसे परिसीमन आयोग बनाए गए थे। एक्चुअल में मतलब प्रावधान तो ये किया गया था कि हर एक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा और उचित चुनाव क्षेत्रों को बांट दिया जाएगा। लेकिन इनका गठन तो क्या कहते हैं, लगभग 1952 में इनका पहला गठन किया गया, फिर 1962 में इनका गठन किया गया, फिर 1963 में इनका गठन किया गया। देखिए, हर 10 साल के बाद इनका गठन किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग मतलब हमें जनसंख्या कंट्रोल भी करनी थी और अपना उचित तरीके से प्रतिनिधित्व हो, इसी कारण थोड़ा सा मतभेद लोगों में हो गया था कि जितना हमारी पॉपुलेशन होगी उतना हमारा पार्लियामेंट में ज़्यादा हमारा प्रेजेंटेशन होगा। इसी कारण ये जो परिसीमन आयोग है उनको फिर स्टॉप कर दिया गया। फिर डायरेक्टली सीधा इसको गठित किया गया, 2002 में गठित किया गया। फिर आगे वाला जो गठित होगा वो शायद 2030 में गठित होगा, 30 के बाद ही गठित होगा। जो देखिए, ऐसे अभी तक 4 बार इनका गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन। यह भारत में उम्मीदवारों को 3 निर्वाचित क्षेत्रों से अधिक एक लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है। जी, ऐसा नहीं है। एक हमारा एक्ट है, आरपीए एक्ट, जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 का यह एक्ट है। यह एक्ट में मतलब ऐसा प्रावधान किया गया था कि आप 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसे कारण हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, कथन गलत हो जाता है। 1951 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। जी बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब थोड़ा सा मतलब फैक्ट बेस्ड ऑप्शन हो गया। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार कई निर्वाचन क्षेत्रों से एक लोकसभा चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उसके जीतने की सभी स्थिति में उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। जी, ऐसा तो मतलब कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो खर्चा मतलब वो चुनाव आयोग ही वहन करता है, अगर इस मतलब ऐसी कंडीशन बनती है तो। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि 2021 में यह क्वेश्चन पूछा तो गया था, लेकिन कुछ ऑप्शन को चलते ये क्वेश्चन यूपीएससी ने उनको हटा दिया गया था। मतलब ये कैंसिल कर दिया था बाद में। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है 2020 के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। भारत के संविधान के अनुसार वोट देने के योग्य व्यक्ति को किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य का विधानमंडल का सदस्य न हो। जी देखिए, ऐसा नहीं है। मंत्री बनने के लिए आपको उस सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण यह कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी आपराधिक अपराध का दोषी पाए गए या पाए जाने वाले 5 साल के कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है। जी देखिए, ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि स्थायी रूप से उसे अयोग्य चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित तो नहीं किया जाता है, लेकिन वह कितने साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है इसका जो निर्धारण है वह कोर्ट करता है। कोर्ट जो सीमा निर्धारित करेगा
उस साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा वो डी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र निम्नलिखित द्वारा दाखिल किया जाता है। देखिए लोकसभा के लिए मतलब यहाँ पर सही ऑप्शन है भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो जी। देखिए यह आधा कथन सही है, भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन साथ में निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा हो। जी बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। वह जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता सूची में दिखाई देता है। जी ऐसा नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, कुछ टाइम जो कुछ नागरिक है वो प्रवासन करते हैं, एक जगह से कई और जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मतलब फिर अगर मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र जो वो है पुणे से मुंबई हो गया, तो क्या मतलब अगर उसका नाम पुणे में रह गया तो मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं अब, लेकिन वो परमानेंटली स्थायिक तो मुंबई में हो गया। तो इसी कारण जहाँ पर उसका नाम होगा वो वहीं पर उसका वोटिंग कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक, जी देखिए भारत का कोई भी नागरिक नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 का क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्य का है। जी देखिए संविधान में तो 1 सदस्य कहा गया था, लेकिन बाद में इसको 3 सेशन के बाद इसको 3 सदस्य बनाया गया था। इसी कारण कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव के संचालन के दौरान चुनाव कार्यक्रम तय करता है। जी नहीं, चुनाव कार्यक्रम का, चुनाव का जो भी कोई भी चुनाव हो उस कार्यक्रम का जो संचालन है, जिसका जो तय करने की जो शक्ति है वह केवल चुनाव आयोग के पास ही है, चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। जी बिल्कुल सही, जब भी कोई विवाद होता है तो चुनाव आयोग उसका समाधान करता है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल सही, यह सभी पर बाध्यकारी है। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते तो वे आदेश में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही, उनमें वो कोई भी क्या कहते संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण हमारा जो आंसर होगा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसार स्थापित किया गया है। जी देखिए जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो मतलब एक संविधान के प्रावधान के अनुसार इसका गठन किया गया है। जो उसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सभी आयोग जो है वह एक वैधानिक आयोग, वैधानिक निकाय, मतलब इनका एक विधि के द्वारा इनका स्थापना की गई है। ठीक है, मतलब है जो बाकी सारे हैं वो वैधानिक हैं। देखिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वह लगभग 1950 में इसका स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी जो स्थापना है वह लगभग 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, संचालन। मतलब देखो ऊपर ऑप्शन पढ़ने से अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप देखिए कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए अगर आप ऑप्शन पढ़ते जाएंगे फिर बाद में पूछेगा कि क्या चुनाव आयोग के कार्य क्या है, फिर आप दोबारा उस क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर रिपीट आ सकती है। इसी कारण सबसे पहले नीचे आएगी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से भारतीय चुनाव आयोग के कार्य है। तो देखिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन व संचालन। जी बिल्कुल सही, ये चुनाव आयोग का कार्य है ही। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। जी बिल्कुल सही, ये उसका काम है ही। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। जी बिल्कुल सही। चुनाव विवादों का अंतिम फैसला करना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव विवादों का फैसला तो करता है लेकिन अंतिम वाला नहीं करता। उसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। इसी कारण चौथा कथन हमारा रॉन्ग हो जाता है और हमारा 1, 2, 3 ये कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 2022 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले के संवैधानिक वैधता पर न्यायालय की राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया था। देखिए जहाँ पर भी विधि का प्रश्न अंतरित हो जाता है वहाँ पर राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं।
तो देखिए मतलब ये वहाँ पर उस टाइम का ये करंट उस करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2003 का। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली थी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के समान शक्तियां प्राप्त है, लेकिन उन्हें असमान वेतन मिलता है। जी नहीं, सभी को जो है वेतन समान ही मिलता है, असमान वेतन उनको नहीं मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिए गए वेतन के हकदार होते हैं। जी बिल्कुल सही, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन मिलता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से ही समान आधारों के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। चुनाव आयोग का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो सकता है। जी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, केवल 62 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 65 होना चाहिए था। ठीक है, 5 साल का और 5 साल का कार्यकाल भी नहीं, 6 साल का कार्यकाल होना चाहिए। इससे कर कथन यहाँ पर गलत हो जाता है और हमारा जो सही आंसर हो जाता है वह 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जमा की गई सुरक्षा राशि कितनी है? देखिए 5,000 से 2,500 के बीच हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। 10,000 से 2,500 के बीच, 10,000 और 5,000, 15,000 और 7,000 रुपये। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह एक 10,000 और 5,000 के बीच की यहाँ पर है। यह एक क्योंकि मतलब ये राशि एक्चुअली में लीक हो जाती है ताकि एक संवेदनशील व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा रह सके। इसी कारण भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 का क्वेश्चन है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। जी बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल सही। एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जो 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त कर लेता है। जी बिल्कुल सही। 1999 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल है। जी बिल्कुल से उस टाइम का डेटा यही था और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। चारों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा चुनाव कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उस टाइम का एक करंट बेस्ड क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने के अपराध के लिए कोई भी दोष सिद्धि की तारीख से 6 साल के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता होगी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को जो सुरक्षा राशि जमा करनी होती है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। जी बिल्कुल सही कर दी गई थी। अब कोई उम्मीदवार एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। जी ऐसा नहीं है, 1-2 क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर अब चुनाव रद्द नहीं किया जा सकेगा। जी बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन जो सही है पर यहाँ पर होगा 1, 2 और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होना चाहिए। 1, 2 और 4, ये देखो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर है अभिकथन। एक संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल सही, नहीं आवश्यकता नहीं है। जी सॉरी मतलब नहीं, देख कभी कभी ऐसा ही होता है, नहीं शब्द जानबूझकर या फिर अनजाने में नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर कथन हमारा गलत हो जाता है। चुनाव लड़ने वाले ये कथन गलत क्यों जाता है? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं, मतलब आवश्यकता है इसकी। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं। जी बिल्कुल से हमारा पहला कथन तो सत्य, लेकिन दूसरा कथन हमारा सत्य है। चुनाव देखिए मतलब क्या कहते हैं, चुनाव का राज्य वित्त पोषण इनमें से कहाँ पर होता है? चुनाव का राज्य वित्त पोषण मतलब जो भी चुनाव का खर्चा होता है वो केवल पूरा देश राज्य की सरकार देती है। तो ऐसा जो है वो ऐसा जो सिस्टम है तो इंडिया में नहीं, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में ऐसा सिस्टम है। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश उसने किस लिए की थी? तो इस समिति ने जो सिफारिश है वह संसदीय चुनाव और सरकारी वित्त पोषण के लिए की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चुनाव की सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। जी नहीं। देखिए चुनाव की जो सिफारिश है
वह भी चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, और उसकी जो अधिसूचना है वह भी चुनाव आयोग ही करता है। सारी प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयोग ही करता है, मतलब पूरा चुनाव का कार्य का संचालन चुनाव आयोग करता है। इसी कारण जो हमारा सही सटीक ऑप्शन बैठता है यहाँ पर वह है सी ऑप्शन। चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नहीं सही, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जी ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मतलब ये हो गया था। जो वो भी चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। देखिए यहाँ पर चुनाव के लिए जो सिफारिशें है वह इस संबंध में चुनाव के लिए सिफारिशें करने और इसके संबंध में चुनाव अधिसूचना जारी करने का कार्य दोनों चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। यह हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए इनमें से जो मुस्लिम लीग है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, पीजी सेट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया है, ये जो सारे दल है वो क्षेत्रीय दल हैं। क्या है? क्षेत्रीय दल हैं। उस टाइम क्षेत्रीय दल थे, या आज मतलब बड़े भी हुए होंगे क्षेत्रीय दल। यहाँ पर इससे करें, यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर से कोई भी जो दल है वह राजनीतिक दल नहीं है। देखिए मतलब हमारा जो ये पोर्शन था चुनाव आयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम, इस संदर्भ हमारे जितने पीवाईक्यू थे वो हमने देख लिए। अब हम नए टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। ये को टॉपिक थोड़ा ही शॉर्ट था, मतलब पीवाईक्यू कम थी, इसी कारण हम आज 2 टॉपिक का पीवाईक्यू एनालिसिस करें, क्योंकि हमें जल्दी इसको ख़त्म भी करना है, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट जल्दी ही नए सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब हम नए टॉपिक पर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हम विभिन्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक पद और उनके निकाय, इस संबंध में जितनी पीवाईक्यू है उनको एक बार देख लेते हैं। इससे भी 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पूर्वोत्तर परिषद NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में NAC के संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल है? देखिए राज्यपाल इसमें शामिल हो जाता है, मुख्यमंत्री शामिल हो जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री रहते हैं इसमें शामिल नहीं होते। इसे कर हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित संगठन या निकाय पर विचार कीजिए और ऊपर में कितने जो कौन कौन से संवैधानिक निकाय है, मतलब इनका संविधान में उल्लेख है, वो निकाय कौन कौन से, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये जो है वह संवैधानिक निकाय है, लेकिन विधि आयोग ये नहीं है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये नहीं है। इसे कर हमारा ऑप्शन यहाँ पर केवल 2 यहाँ पर सही हो जाता है। अब वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है। 37 कर संचालन के लिए 15 वित्त आयोग जनसंख्या, क्षेत्र, आय की दूरी मतलब आय असमानता के अलावा उपरोक्त में से कितने मानदंडों का उपयोग किया था? मतलब जो 15 वित्त आयोग था उन्होंने क्या कहते हैं, जनसंख्या और आय असमानता के साथ साथ और कुछ प्रावधान बताए गए थे ऊपर में से, तो उनमें कौन कौन से? तो देखिए उन्होंने कहा था कि आपको जनसांख्यिकी प्रदर्शन, उसके बाद वन और पारिस्थितिकी और कर और राजकोषीय प्रयास, इस संदर्भ में इसका पालन करते हुए, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भी कर का जो क्या राजस्व का आवंटन है वो करना है। तो ऊपर में 3 कथनों का यहाँ पर सहारा लिया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत के संसद में बैठने का और भाग लेने की अनुमति है। देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को तो ये क्या कहते अनुमति है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल इनको ये अनुमति नहीं है। इसी कारण कथन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब देता है जब नियुक्ति करने वाली सरकार इस्तीफा देती है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जब सरकार चली जाएगी तभी आपको मतलब अटॉर्नी जनरल को चले जाना चाहिए। देखिए परंपरा चली आ रही है, परंपरा से ऐसा चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करती है? जिनका वार्षिक आय लगभग 1 लाख या 2 लाख, 1 लाख, इनका जिनका वार्षिक आय कम है उनको भी सहायता मिलती है, और जो ट्रांसजेंडर जिनका 2 लाख से कम वार्षिक आय उनको भी सहायता मिलती है। इनके साथ साथ ही महिला
बच्चे, SC ST के सदस्य और आपत्तिग्रस्त लोग। आप भूकंप, पूर, महामारी, आपत्तिग्रस्त लोग। लोग इनको भी इसके तहत सहायता मिल जाती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं। देखिए लोकसभा के कार्य में भाग ले सकते हैं, समिति का सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान वो नहीं कर सकते। 1 2 3 हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का तो क्या कहते उल्लेख किया गया है, क्षेत्रीय परिषद का भी उल्लेख किया गया है। मतलब केंद्र जो राज्य जो मतलब केंद्र क्या करेगा, केंद्र राज्य के मध्य अपना विवाद का समाधान करने के लिए प्रावधान करेगा। लेकिन जो योजना आयोग है वो प्लानिंग कमीशन, इनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाता है। भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, CAG के कार्यकाल का क्या महत्व है, कार्यालय का क्या महत्व है। जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जी बिल्कुल सही। मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। जी बिल्कुल सही। CAG रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते समय कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही। सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से निपटने के दौरान CAG के पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। जी ऐसा नहीं है। यह केवल ऑडिट कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, लेकिन इसकी सिफारिश से जो बाध्यकारी नहीं है, इसके पास ऐसा कोई अर्ध कानूनी शक्तियाँ नहीं है। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन वो 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाता है। भारत में कानून के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारियों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है। जी बिल्कुल सही। जैसे मतलब क्या कहते हैं, आप किसी मतलब बाजार में जाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो आपका अधिकार है ही। जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम की शिकायत वहाँ पर शिकायत दर्ज करता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। जी कथन ये तो गलत है, क्योंकि आपको एक मामूली जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी पड़ेगी। उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम की शिकायत दर्ज कर सकता है। जी बिल्कुल सही। 1 और 3 हमारे यहाँ पर कथन सही हो जाता है। चलिए लास्ट पेज पर हम आ गए हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यदि राज्य सरकार उचित समझे तो वह एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जी बिल्कुल सही। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी ही। जी बिल्कुल सही। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार कर सकती है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं है। जी देखिए ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि 2019 में देखिए, हालांकि क्वेश्चन मतलब देखो 2010 का है, लेकिन अब हम करंट के सिचुएशंस को देख लेते हैं। तो 2019 में एक संशोधन किया गया था। 2019 के भी संशोधन में क्या कहा गया कि ये जो फोरम है वो 1 करोड़ तक के मामले ले सकते हैं। ठीक है। बेची गई किसी वस्तु या बेची गई किसी वस्तु या प्रदान की गई किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में जिला फोरम में की जा सकती है। जी बिल्कुल सही, ये की जा सकती है। तो हमारा सही कथन यहाँ पर कौन सा नहीं है, सी कथन यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य में पंचायत द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों व शुल्कों का निर्धारण व सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है। देखिए जैसे केंद्र में राज्य क्या बोलते वित्त आयोग है, राज्य नहीं केंद्रीय वित्त आयोग है, वैसे राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है जो समय समय पर सिफारिश देता है, और राज्यपाल जो है उनको हर 5 साल पर इनका गठित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 2009 का क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक
न्यायाधिकरण कैट की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व में की गई थी। देखिए, कैट की स्थापना रियल में की गई थी 1955 में, और लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने थे 1964-65 में। दोनों कहीं पर मेल नहीं खा रहे, पहला कथन गलत हो जाता है। कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों धाराओं से आते हैं, जी बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा जो कथन है केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मतलब सूची 1 सूची 2 को हमें सुमेलित करने के लिए कहा गया है, और देखिए उस टाइम का मतलब इतना फैक्ट में जानकारी है, मतलब ये और ये करंट के हिसाब से इनको क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो मतलब ए का बोलता है 2, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष आईसीजे के अध्यक्ष हैं। उसके बाद बी एन रे यह जो है वह सीएजी हैं। उसके बाद सी आर के त्रिवेदी आर के त्रिवेदी यह मुख्य चुनाव आयुक्त है, और अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी है। यह भी लगभग क्या बोलते हैं करंट अफेयर पर प्रश्न पूरा का बेस और फैक्ट बेस है। टी एस कृष्णमूर्ति भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जी बिल्कुल सही। के सी पंत भारत के 10वें वित्त आयोग अध्यक्ष, जी बिल्कुल सही। एम खुसरो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, जी नहीं, ये सही नहीं है। आर सी लाहौटी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जी बिल्कुल ये कथन सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संसद के अधिनियम द्वारा के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा चेन्नई, इसको भी मान्यता दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च माहौली, इसको भी दी गई है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवनंतपुरम, जी बिल्कुल सही, इसको भी दी गई है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, जी इसको नहीं दी गई है, चौथे को नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 1 2 3 हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? केवल वही जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। थोड़ा 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है हमें। योजना आयोग संसद के प्रति जवाबदेह है, जी नहीं, वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सत्रों में से कोई एक सत्र में नहीं हो, जी बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा 40 वर्ष है, जी ऐसा नहीं, कोई भी संविधान में ऐसे कोई भी आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। 5 साल 65 वर्ष आयु घोषित कर दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया, जी होता है, जी नहीं, यहाँ पर वित्त मंत्री नहीं होते, यहाँ पर पीएम होते हैं। हमारा जो ऑप्शन बी वो सही हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 5 समुदायों अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है, जी बिल्कुल सही। बहुसंख्यकों के आबादी के 10% जितनी आबादी होगी वह अल्पसंख्यक मानी जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 उनको वैधानिक दर्जा दिया गया है, जी बिल्कुल सही, उसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक अल्पसंख्यक फारसी है, जी बिल्कुल सही। भारत का संविधान धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यक को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है, जी बिल्कुल सही। आर्टिकल 27-28 इसके लिए प्रावधान करता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के सीएजी द्वारा नहीं किया जाता है? भारत के समेकित निधि से सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उसकी रिपोर्ट देना, जी बिल्कुल सही, इसके द्वारा तो ये किया जाता है। आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खातों के सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उस पर रिपोर्ट करना, जी बिल्कुल सही, उसके ऊपर तो काम करता ही है। सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों का लेखा परीक्षण करना और उसके ऊपर रिपोर्ट देना, जी बिल्कुल सही। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व का धन जमा हो रहा है, जी नहीं, ये उसका काम नहीं है। मतलब धन का जमा हो रहा है और जमा करना चाहिए, ऐसा वो कोई काम नहीं करता है। उसके बाद हमारा भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जी बिल्कुल सही।
उनके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल सही। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जी बिल्कुल गलत, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्हें संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। जी नहीं वो पार्टी के साथ आता है, पार्टी के साथ चल जाता है। देखिए वो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है नहीं जाता, अगर आपके बारे में पता नहीं भी हो, लेकिन तीसरा कदम हमको सही पता है कि मतलब वो संसद का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ही ये तीन यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन मिलता है, ए। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वही केंद्र राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ये हम रट चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में इसकी संरचना है। जी नहीं, ऐसा कोई मतलब अनिवार्य प्रावधान तो नहीं किया गया है। इसकी शक्तियाँ प्रकृति में केवल सिफारिशी पूर्ण है। जी बिल्कुल सही। आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना अनिवार्य है। जी ऐसे कोई मतलब यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। इसी कारण हमारा जो कथन है वह 1 और 3 सही हो जाता है। ये डी यहाँ पर सही हो जाता है हमारा। अभिकथन 1 है यहाँ पर, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। जी बिल्कुल सही, परिभाषित तो नहीं किया गया है। अगर मतलब देखो कुछ टाइम नहीं शब्दों को भी नहीं पढ़ जाता है, इसी कारण अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जी बिल्कुल सही, एक वैधानिक निकाय है। इसी कारण देखो दोनों कथन यहाँ पर सत्य तो है, लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राज्य के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक और अतिरिक्त कानूनी उपकरण है? देखिए इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद भी है, उसके बाद क्षेत्रीय परिषद भी है, अंतर राज्य परिषद भी है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ये किसका काम करते हैं? तो 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जिनमें लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं? तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र ये भी इसमें नहीं आते हैं। राजस्थान और कर्नाटक ये इसमें आते हैं। देखिए मतलब मैंने पहला ऑप्शन इसलिए पढ़ा क्योंकि महाराष्ट्र में आज अभी करने के कंडीशन में सीएम भी इसके अंतर्गत लाते हैं। इसी कारण अभी थोड़ा मतलब क्वेश्चन रिलेवेंट रहा नहीं है, इसी कारण मतलब इसमें महाराष्ट्र भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मतलब हमने आज लगभग 2 टॉपिक के पीवाईक्यू ख़त्म कर दिए। तो आप सभी का सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। और बाकी मैं आपसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इसके पहले के अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर आप में डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप एक बार उसको मस्ट विजिट कीजिए। अगर आपको इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो मैंने नीचे व्हाट्सएप लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर व्हाट्सएप ग्रुप से सारे पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में। नमस्कार।